अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। एक तरफ राजस्थान की टीम कर रही है सबको परेशान, तो दूसरी तरफ आरसीबी का है आज कड़ा इम्तिहान। क्या होगा आज, इसका मिलेगा आपको यहाँ पर ज्ञान, क्योंकि ये है क्रिकेट ज्ञान। यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान। और मैं हूं तमन्ना महाजन, मेरे साथ है राजीव मिश्रा और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा जी और साथ साथ अशोक। चेतन शर्मा जी, सॉरी आज चेतन जी नहीं है, देखा ऐसा मतलब भूल मिल गए। मनोज प्रभाकर जी। और सर आज मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। कल सबकी प्रेडिक्शन गलत हुई, मेरी ठीक रही। और बार बार मुझे कहा जा रहा था ब्लाइंड फेथ पंजाब पे, और ये ब्लाइंड फेथ काम आया। क्या कहना चाहेंगे आप मेरे बारे में, पंजाब की टीम के बारे में कहिएगा। नहीं, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन था क्योंकि गेस वर्क तो मास्टर है। गेस तो जिस तरीके से प्रेडिक्शन हो रही हैं, तो कोई भी ठीक नहीं चल रहा है सिवाय कोको के। तो कल की मेरी एक प्रेडिक्शन, पहली प्रेडिक्शन सही रही। अब ओवर टू यू। तो चलिए, क्योंकि इतनी शानदार तुकबंदी इन्होंने कर दी है, तो तुकबंदी के बाद अब मैच पे आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर नाकाबंदी करनी पड़ेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को राजस्थान के खिलाफ मैच जीतने के लिए। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट्स टैली में टॉप कर रही है, जिस तरह से कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है राजस्थान रॉयल्स ने, उसको देखकर यही लग रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बहुत आसान नहीं होगा राजस्थान रॉयल्स का विजय रथ रोकना। हालांकि बेंगलुरु अपने मैदान पर अच्छी क्रिकेट खेलती है और खासतौर से विराट कोहली का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है बेंगलुरु में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अकेले विराट कोहली आरसीबी को मैच जिता पाएंगे। फाफ डु प्लेसिस बहुत अच्छे फॉर्म में है, इसमें भी कोई शक नहीं। तो कुल मिलाकर आईपीएल का जो सफर रहा है अभी तक, जो 31 मुकाबले हुए हैं, उसका पूरा कवरेज हम क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं। अब आज क्योंकि आईपीएल सीजन 16 का 32वां मुकाबला है, रविवार का दिन है और शाही भिड़ंत है। क्योंकि शाही भिड़ंत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रॉयल टीम यानी रॉयल राजस्थान एक तरफ है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरी तरफ है। और इस शाही भिड़ंत के बारे में अशोक सर, आपका क्या कहना है? एक तो जिस तरह से दोनों टीमें खेल रही हैं पॉइंट्स टैली में, एक टीम 6ठे नंबर पर, एक नंबर 1 पे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच आप देख रहे हैं? देखिए, उनके लिए करो या मरो जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके पास बड़ी मजबूत बल्लेबाजी और ये बैटिंग ट्रैक है और यहाँ पर बड़े रन बनते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की दुकान में माल नहीं है जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल। काफ़ी साधारण गेंदबाजी है और उनके बल्लेबाजों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि 200 रन काफ़ी हैं, 250 काफ़ी हैं कि 150 काफ़ी है, क्योंकि उनके पास जो गेंदबाजी बहुत साधारण है और बल्लेबाजी केवल टॉप हैवी। डु प्लेसी, विराट कोहली और मैक्सवेल, उसके बाद एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं जो खेल का रुख पलट पाए। शोकी बाजी की बात को अगर मैं सही में आइडियली जाऊं और किसी दुकान पे जाऊं, मनोज भाई, दुकान में सामने ना बड़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगा देते हैं। यानी मैक्सवेल खड़े हैं वहां पे, विराट कोहली खड़े हैं, फाफ डु प्लेसिस खड़े हैं, लेकिन जैसे दुकान के अंदर घुसी सारा मामला खाली है। यानी मिडिल ऑर्डर पूरी तरह खाली नजर आ रहे। तो शोकी बाजी ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि बाहर अच्छा सजावट है, अंदर मामला पूरा गड़बड़ है। नहीं, मगर वो 3 बल्लेबाज भी तो धुरंधर हैं। हाँ। अगर कोई भी खड़ा हो जाता है तो ये तीनों मैच विनर हैं जी। तो ये नहीं कह सकते कि कौन किस वक्त एक अच्छा परफॉर्म कर जाए। और मुझे लगता है कि राजस्थान और जो ये मैच है, जैसे दोनों रॉयल टीमों के बारे में अभी आपने बोला, शाही भिड़ंत तो उसमें ही मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कह सकते कि देखिए, अगर कल भी 200 रन चेज होते हुए नजर आ रहे थे और बहुत मुश्किल से ही ऐसा लग रहा था कि कौन जीतेगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। और आज भी वैसा ही मैच होने वाला है क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है उनका और दोनों टीम अपने धुरंधर बल्लेबाजों के हिसाब से खेलेंगे। और मनोज भाई ने जैसा कहा कि जो 3 बैट्समैन है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं आरसीबी के लिए। 74% रन विराट कोहली, मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस से मिलकर बनाए। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन दोनों बैट्समैनों का क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है और बाकी के बल्लेबाज क्या कह रहे हैं। शोकी बाजी जो कह रहे थे उनकी बात में कितना दम नजर आ रहा है। बहरहाल चलिए इम्पैक्ट प्लेयर पे नजर डालते हैं, क्योंकि कल जो प्रेडिक्शंस हमारे प्लेटफॉर्म पे हुई थी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने की थी, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, कैमरून ग्रीन ने मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बैट और बॉल के साथ। हालांकि मुंबई इंडियंस मैच नहीं जीत पाई। और कल मनोज भाई ने भी 2 खिलाड़ी प्रेडिक्ट किए थे। हार्दिक पांड्या को प्रेडिक्ट किया था उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए, उन्होंने अर्धशतक लगाया। और मनोज भाई अब दोबारा कैमरून ग्रीन ने भी प्रदर्शन वैसे ही किया। तो इम्पैक्ट प्लेयर रहे कल के, और हमारी प्रेडिक्शन कम से कम ये पहली तो सही रही। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से क्रिकेट चल रहा है आईपीएल का, और अपना अपना किरदार सबको निभाना पड़ेगा। और जिसका जब
मौका मिलता है और मुझे लगता है कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए और जो उन्होंने कल करके दिखाया। अशोक भाई, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह की बैटिंग कल कैमरून ग्रीन ने की, बैटिंग में प्रमोट भी उनको किया गया, नंबर 3 पे उनको भेजा गया, सही रहा दांव और कुल मिलाकर मुंबई मैच जरूर आ रही है बट कई पॉजिटिव्स थे जो वो निकाल सकते हैं इस मैच से। बिल्कुल, जो आपने कहा कि उन्होंने कल दुकान बिल्कुल सही सजाई क्योंकि कई बार आपकी दुकान में माल अच्छा होता है लेकिन आप दुकान सजा नहीं पाते। तो ये कल उन्होंने बिल्कुल कैमरन ग्रीन को जिस तरह उन्होंने प्रमोट किया, 3 नंबर पे खिलाया, क्योंकि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह उनकी रेटिंग है, आने वाले कल के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। तो मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि आपके पास कैमरून ग्रीन, टिम डेविड जैसे खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद टिम डेविड को आप 2 ओवर के लिए भेजते हैं, 3 ओवर के लिए भेजते हैं, ये कम से कम मनोज कोचिंग करता रहता है, ये ज़्यादा बता सकता है। क्योंकि जब आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर है तो आप उसका इम्पैक्ट केवल 3 ओवर के लिए क्यों देते हैं, आप उसको 8 या 9 ओवर क्यों नहीं खेलने देते? ये कम से कम मेरी समझ से परे है। और लेकिन कैमरून ग्रीन ने एक बार फिर साबित किया कि उनका कोई सानी नहीं। 2 और सिलेक्टर का सिलेक्शन, 2 और बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हमने चुने थे, अर्शदीप सिंह और जितेश, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों ने मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा किया। हालांकि मुंबई मैच हार गए लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव था कि सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में नजर आए, रोहित शर्मा ने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन दोनों ही मैच फिनिश नहीं कर पाए क्योंकि दोनों बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े मैच विनर हैं। मनोज भाई, ये पॉजिटिव आप देख रहे हैं या नेगेटिव है कि आपको स्टार्ट मिला है, मैच आप मैच को फिनिश नहीं कर पाए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खेल रहे हैं और किस तरीके के फिनिशर हैं। मुझे लगता है कल सूर्य कुमार यादव जो खेल रहे के गए हैं वो एक बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया गया, नहीं तो वो अकेले दम रखते हैं मैच जितवाने का। और ये तो एक पार्ट है ऐसी क्रिकेट का, कभी भी बदल दिया जाता है। और जो लास्ट ओवर हुआ है, काबिले तारीफ। चलिए, लास्ट ओवर की बात कर रहे हैं तो अर्शदीप सिंह की चर्चा यहाँ कर लें। 2 लास्ट ओवर हैं, 2 लास्ट ओवर की बात करेंगे। बैटिंग में जितेश शर्मा जिन्होंने 7 गेंदों पे 25 बनाए, ये आखिरी ओवर वो बैटिंग कर रहे थे, छक्के पे छक्के लगा रहे थे। फिर आए अर्शदीप सिंह, आखिरी ओवर लेकर 19 रन की दरकार थी और जिस तरह से उन्होंने 2 यॉर्कर्स मारे, 2 विकेट भी तोड़े, नुकसान भी किया जो प्रोडक्शन टीम है उनका भी। शोकी बाजी, किसका नुकसान ज्यादा किया उन्होंने, प्रोडक्शन टीम का या मुंबई इंडियंस का नुकसान ज्यादा किया? देखिए, मुंबई इंडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैमरा लगा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत नुकसान हो सेंटर विकेट पे। क्योंकि मुंबई टीम रिलायंस की टीम हम सब जानते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं। अरे उनको तो और खलेगा, जो बनिया लोग होते हैं कहते हैं 1-1 रुपए बहुत मुश्किल से निकालते हैं। लेकिन एक बात तय है कि बहुत बेहतरीन 24 लाख रुपए के 2 स्टंप थे बाजी। थोड़ा अब अगर आप जहाँ पढ़ा था, मेरे को 50 से 70 लाख मैंने पढ़ा था, 50 से 70 लाख के। तो मुंबई इंडियंस पे ज्यादा भारी पड़े कि नहीं तो प्रोडक्शन टीम हो तो बेचारे जो शायद EMI दे धीरे धीरे करके तो हो सकता है, क्योंकि काफी पैसे कमा रहा है तो EMI दे ही सकता है। लेकिन जितेश शर्मा ने जैसी बैटिंग की मनोज भाई, एक बड़ा प्रोस्पेक्ट के तौर पे उनको देखा जा रहा है। पिछले सीजन से भी इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है पंजाब के लिए। जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, कितना इंपैक्ट आप पे छोड़ पाए वो? देखिए, डिपेंड करता है बॉलर बॉल क्या कर रहा है। कि इतना प्रिडिक्टिव क्रिकेट हो गया है कि आपने यॉर्कर करने ही करने हैं लास्ट ओवर में, और उस वक्त किस तरीके से वो यॉर्कर किए जाते हैं, और कोई भी मास्टरी नहीं है किसी भी बॉलर को। मैंने नहीं देखा पूरे IPL में और जितने भी IPL हुए हैं कि एक बॉलर पे डिपेंड किया जाए, सिवाय वो जो श्रीलंकन एक बॉलर था, मैच तीक्ष्णा नहीं पथिराना, अच्छा मलिंगा की बात कर रहे हैं। जी ओके, वो पथिराना भी उन्हीं को कॉपी करते हैं। वो मास्टर था यॉर्कर का। उसके बाद मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि एट विल यॉर्कर करते हुए। तो यही एक ड्रॉबैक है बॉलिंग। कोई भी बॉलर आए, बड़ा इजी हो जाता है उसको प्रिडिक्ट करके मार देना। शोकी भाई, बॉलर का दिल भी बड़ा होना चाहिए। जैसे मनोज भाई लोग अपने टाइम में क्रिकेट खेलते थे, जिगरे के साथ गेंदबाजी करते थे, जिगरे की कमी लगती है। जो जैसे मनोज भाई कह रहे हैं कि यॉर्कर आप डाल नहीं पाते, वेरिएशंस की हिम्मत नहीं होती क्योंकि आखिरी ओवर अगर सही जगह बॉल नहीं गिरा तो स्टेडियम के बाहर जाएगा। ये जिगरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिगरा बहुत जरूरी है क्योंकि आपको कलेजी वो खानी चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि क्रिकेट बदल गई है। उस समय बल्लेबाज बल्ला उठा के नहीं खड़ा होता था। आज का जो गेंदबाज है वो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज का जो गेंदबाज है
बॉन्डेड लेबरर की तरह है, बंधुआ मजदूर है, पिटने के लिए आता है, पिट पिटा के घर चला जाता है। अच्छा, इस शो में आज चेतन ये जी बैट्समैन नहीं बोल सकता। और आज चेतन जी यहाँ नहीं है, लेकिन इस शो में रहते रहते ना मुझे बॉलर से बड़ी सहानुभूति हो गई है क्योंकि इतनी सारी बातें सुनते, जैसे सर ने बोला कि थैंकलेस जॉब होती है और ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा वाकई लगता है कि बैट्समैन से ज़्यादा उनको ज़्यादा नहीं। मनोज भी तो बोलेंगे हम मेहनत ज्यादा करते हैं। सारी रिस्ट्रिक्शंस बॉलर्स के लिए, बाउंसर्स के तीसरा बाउंसर नहीं मार, दूसरा बाउंसर नहीं मार सकता, ठीक है, बीमर फेंक नहीं सकता, वहां नो बॉल, और जो भी गलती करने जाता है 4 रन पहले जुड़ जाते हैं उसके आंकड़े में कि ये माइनस हो गए, मतलब ये उनके आंकड़े में आ गए। तो मैं समझता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस इतना है बॉलर्स के लिए, तो वो भी एक बेचारों की तरह हो गया है। वही मेरे को भी सहानुभूति ज्यादा हो गई है। बिल्कुल सही बोला शोकी पांडे कि बेचारे हो गए हैं बॉलर। और जो अच्छे बॉलर्स हैं, जिस तरीके से आज देखा जाता है विकेट्स की वेयर एंड टेयर के बाद, वो हैं रिस्ट स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, मगर उसको भी जिगरा चाहिए। चलिए, तो जिगरे की बात हो रही है तो पंजाब ने जिगरे के साथ क्रिकेट खेली, पॉइंट्स टैली में अब नंबर 5 पे पहुंच गए। फटाफट पॉइंट्स टैली पे एक नजर डाल लेते हैं, और आज आरसीबी क्या जिगरा दिखा पाएगी, क्या वो पॉइंट्स टैली में ऊपर जा पाएंगे, इस सवाल का जवाब आपको 3.5 घंटे के बाद हम जब दोबारा मिलेंगे तब हम आपको दे पाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, और यहाँ पर आरसीबी के लिए एक बार फिर विराट कप्तानी करेंगे, यानी फार टू प्लेसेस एज अ इंपैक्ट प्लेयर यहाँ पे खेल सकते हैं। और बहुत पहले, यानी कुछ दिन पहले की बात करें तो रोहित शर्मा ने शुरुआत की थी, कैप्टन थे लेकिन खुद को इंपैक्ट प्लेयर उन्होंने बनाया और बाहर बैठे थे। ठीक उसी तरह से फार टू प्लेसेस क्योंकि इंजर्ड है तो वो बैटिंग करने जरूर आएंगे लेकिन फील्डिंग नहीं करेंगे, ये बड़ा अपडेट है। दूसरा बड़ा अपडेट आरसीबी को लेकर कि आज ग्रीन जर्सी में उतरेंगे। गो ग्रीन एक मोमेंट है जो बेंगलुरु में अक्सर आरसीबी एक मैच में करती है, तो वो मैच आज होगा। लेकिन ये हरियाली जो है, क्या जीत की हरियाली में तब्दील हो पाएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। टॉस होने वाला है, ये हरियाली बड़ा अट्रैक्ट करती है मनोज भाई सबको। अब हरा पहन के आ रहे हैं, अब हरा हरवाएगा या हरियाली दिखाएगा पता नहीं है। शाम का मैच होता है फिर भी थोड़ी ठंड होती है, तो बिल्कुल सपाट विकेट है और मेरा ख्याल गर्मी इतनी है। अब डिपेंड करता है कि शायद इनको कलर बचा ले। हाँ, ये टोटका होता है क्या आपको लग रहा देखो, है? हरियाली हार का दूसरा नाम भी कह सकते हैं क्योंकि मिलता जुलता है। तो मेरे को, और आमतौर पर जब आरसीबी ग्रीन ड्रेस में खेलती है तो ज्यादातर मैचेस उन्होंने हारे। अगर आप रिकॉर्ड चेक करें, इतिहास चेक करें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक खतरे की घंटी है यहाँ तक। हालांकि ग्रीन लाइट कहते हैं, गो यहाँ पे इनके लिए जो ग्रीन है वो रेड लाइट की तरह। बिल्कुल, और बड़ा एक इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट एक सामने आया कि 23 अप्रैल ऐसी तारीख है जिसमें आरसीबी ने सबसे ज्यादा स्कोर भी किया है और सबसे कम स्कोर भी किया है। तो आज बीच में, हाँ, आज बीच में रहेगी या फिर गो ग्रीन? नहीं, आरसीबी पूरा मैच तो बना के देगी, मगर अब खाली में सजा के देगी तो नहीं है। बचा पाएगी कि नहीं? देखिए, ये बना के जो वर्ड है वो डेंजरस है। और फिर एक ही चीज होती है कि टॉस कौन जीतेगा और पहले बैटिंग कौन करेगा। तो जो पहले बैटिंग करेगा उसको एडवांटेज पड़ता है मनोज भाई, पहले बैटिंग करना। और आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, अब डिपेंड करता है कि एक अच्छा स्कोर तो खड़ा करना पड़ेगा ही अगर दिन का भी मैच है तो। जी जी। लास्ट मैच में तो अगर रात का मैच है तो उसमें ड्यू आड़े आती है, जैसा कि कल दिख तो रहा था मगर प्रॉब्लम भी आया है। देखो, और मैंने एक चीज बोली थी कि मैंने कहा पहले बैटिंग के बाद अगर आपने 200 रन नहीं बनाए तो कहीं पे भी आपका चांस नहीं होता। 200 रन बना के हारना वो तो ये काम बेंगलुरु कर चुकी है इस मैदान पे। क्योंकि 212 बनाए और लखनऊ ने चेज कर दिए थे। बहरहाल, क्योंकि ड्यू की बात कर रहे हैं, एक लाइटर नोट पे, असली ड्यू तो मुझे डगआउट में दिखता है, जब भीगे हुए पसीने में, टेंशन में चेहरे, तो असली ड्यू फैक्टर जो है वो डगआउट में दिखता है मैदान के बजाय। बिल्कुल, और डगआउट में मेरे को प्लेयर से ज्यादा कोचेस दिखते हैं। कोचेस मजे की बात है, दिल्ली की टीम देख ली, आधा ऑस्ट्रेलिया वहां बैठा है, और फिर अगरकर है, प्रवीण आमरे है, दादा गांगुली है, तो मिलजुल कर 10 या 12 कोचेस बैठे हैं और टीम टाइम फिक्स एकदम कोई इंडिकेट नहीं कर रहे। जो सपोर्टर साहब उसको खिला देना चाहिए जिस तरह बिल्कुल वो बेहतर खेलेंगे। रिकी पॉन्टिंग, दादा को खिलाएंगे तो शायद बेहतर प्रदर्शन करेंगे। चलिए, तो गो ग्रीन की यहाँ पे बातचीत हो रही है। बेंगलुरु चिन्नास्वामी का मैदान, जहां पर अब से कुछ ही देर में दोनों कैप्टन्स मैदान पर होंगे। विराट कोहली इस सीजन में दूसरी बार आपको कप्तानी करते नजर आएंगे। मोहाली में भी उन्होंने कप्तानी की थी और आरसीबी ने वो मुकाबला जीता था। फार टू प्लेसेस ने बहुत ही जोरदार पारी खेली थी और अब बारी एक बार फिर विराट कोहली की कप्तानी की। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पॉइंट्स टैली में नंबर 1 पर चल रही राजस्थान रॉयल्स को किस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हराती है।
बिल्कुल। और सिर्फ जैसे कल मैंने आपको बोला कि आपके एटीट्यूड से ना मुझे कहीं ना कहीं विराट कोहली तो नजर आते हैं, और आज विराट कोहली ने कमान थामी है। कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? वैसे तो जो मैदान में होता है वहां पर, यहाँ पर बैठकर हम कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। देखिए, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। मेन डिपेंड करता है कि कप्तानी कैसी करते हैं दोनों टीमों के कप्तान, और अपने बॉलर्स को यूटिलाइज कैसे करते हैं। रन बनाने में तो क्षमता है, जैसे शौकी ने बताया कि जो शोकेस है दिखता है बाहर से, जब अंदर जाओ तो फिर थोड़ा सा हिल जाता है। तो शेर की खाल में गीदड़ नहीं, ऐसे ये नहीं कह सकते। शेर आखिर शेर है, हाँ। मगर कुछ गीदड़ भी हैं। कुछ है। और एक बात और है कि अगर विराट कोहली गुस्सा नहीं करेंगे ना तो अच्छा नहीं खेलेंगे। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन अगर वो गाली नहीं देंगे तो अच्छा नहीं खेलेंगे। ये टोटका है। हाँ, बिल्कुल। कई खिलाड़ी, ये भी ऐसा ही था। मनोज भी ऐसा था। कितनी लड़ाई हुई है हमारी आपस में बड़ी लड़ाई होती थी। लेकिन आप लोग गुस्सा दिलाने से बचते थे, इसका मतलब मनोज भाई गुस्सा मैं गुस्सा दिलाता ताकि स्विंग ना करा पाए। शॉर्ट बॉल करे तो स्विंग ना करा और पाए। मैं गुस्सा दिलाता था कि मारने जाए। गुस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है गेम में। तो गुस्सा कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है। अब आपके गुस्से का यहाँ जिक्र नहीं मैं कर सकती लेकिन गुस्सा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, इसलिए अच्छे हम बात करेंगे। और आज दोनों ही टीम्स जो हैं, कहते हैं ना कि खेल के मैदान में आप हारे जीते वो अलग चीज है, लेकिन एक सामंजस्य बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कभी ग्रजेस होते हैं क्या? जेंटलमैन गेम था, अब नहीं है। हमारे टाइम पे था, मगर जेंटलमैन नहीं थे। अब जो है जेंटलमैन अभी भी है, मगर अब सारे ही जेंटल हैं, क्योंकि इतने रूल्स इतने टाइट हो गए हैं। आप लिप रीडिंग में बता देते हैं कि ये गाली दे रहा है। और दिल्ली वाले तो और तेज पकड़ते हैं। एक तो हमारी जो मातृभाषा है दिल्ली की, वो तो चलती रहती है, गेंद पे चलती हो। राजीव, जेंटलमैन आइदर दे डेड और दे डोंट प्ले क्रिकेट एनीमोर। जी, चलिए तो टॉस हो गया है। नो मोर जेंटलमैन, इट्स अ प्रोफेशनल गेम। टॉस हो गया, टॉस जीता है राजस्थान रॉयल्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। पिच रिपोर्ट भी आपको बता दें, पिच रिपोर्ट में ये बताया गया कि ड्राई पिच है और यहाँ पर 200 रन नहीं बनेंगे, यानी कि बहुत सूखी हुई विकेट है जो इस बार के मैच के लिए दी गई है। मनोज भाई, ये तो सीधा प्रेडिक्शन है फिर तो कि स्पिनर्स का एक बार फिर यहाँ पे बोलबाला देखने को मिलेगा। टॉस जीत के क्या कर रहे हैं? गेंदबाजी कर रही है राजस्थान रॉयल्स। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया कि या तो प्रिडिक्टिव वो बैटिंग ट्रैक होता है, क्योंकि एरन फिंच ने भी अपनी पिच रिपोर्ट में कहा कि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, बट यहाँ उल्टा किया है संजू सैमसन। पिछले कल भी हमने ये बोला था। कल भी आपने यही बोला था। तो यही चीज है, अब डिपेंड करता है कि उसकी ताकत क्या है जी। वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर उसमें उसके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, राइट, और अच्छा अटैक है, तो मैं समझता हूं कि वो उन्होंने जो निर्णय लिया है ठीक होगा। अशोक भाई, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से संजू सैमसन, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं बैटिंग करना चाहिए, अब उन्होंने ले लिए फील्डिंग, यानी वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, तो हर टीम की अपनी रणनीति होती है। जी, तो शायद इनकी रणनीति है लक्ष्य का पीछा करना, क्योंकि उनके पास विस्फोटक बल्लेबाज है। और फिर नॉट टू फॉरगेट, उनकी कोशिश ये होगी कि अगर उस शुरू में जो 3 में से अगर 2 खिलाड़ियों को आउट कर पाए, जायसवाल तो फिर और दबाव बटलर डाल जैसे, पाए। और जी। क्योंकि इनके पास बहुत बेहतरीन स्पिनर्स, अगर आप चहल की बात करें, रविचंद्रन अश्विन, जंपा भी खेल रहे हैं, तीनों जंपा भी स्पिनर, अगर जी। खेलते हैं, तो फिर 3 ऐसे स्पिनर हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं जो दबाव डाल सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये खराब रणनीति ना हो, और अगर 130, 140, 150 तक रोक पाते हैं तो फिर गेम सेट एंड मैच। चलिए हेड टू हेड पे पहले नजर डाल लेते हैं। हेड टू हेड यानी कि 28 मैच खेले गए दोनों टीमों के बीच में, जिसमें 13 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं और 12 मुकाबले आरआर ने जीते हैं, यानी राजस्थान रॉयल्स ने 3 मुकाबले जो है उसमें रिजल्ट नहीं आया, मौसम की खराबी या कुछ और रीजन था। लेकिन जो नेक टू नेक फाइट है, यानी 13 मैचेस आरसीबी ने जीते हैं और 12 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो चिन्ना स्वामी पे राजस्थान रॉयल्स और जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने हुई है, टोटल 9 मैचेस में 4 में राजस्थान रॉयल्स जीता है और 2 में आरसीबी जीता है, यानी राजस्थान रॉयल्स अच्छी क्रिकेट खेलती है बेंगलुरु में। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इनको मालूम है इनकी रणनीति जिस तरीके से थिंक टैंक है, वो बहुत ही सधा हुआ है। और मुझे लगता है कि जो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग लिया है, तो इन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता है और इन्हें अपनी वीकनेसेस भी पता है, तो उसके ऊपर ये निर्णय लिया गया होगा। और यही एक अच्छे कप्तान और अच्छे थिंक टैंक की
खासियत होती है। विराट ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है टॉस में, उनका ये कहना है कि मैं बैटिंग करना चाहता था, अच्छा हुआ मुझे बैटिंग मिली क्योंकि पिच धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कभी हो जाता है शोकीबाजी की, टॉस हार जाइए, जो कुछ करना है आप सामने वाले को, कप्तान को दे दें। हो सकता है फेमस लास्ट वर्ड्स हो, यू नेवर नो, यू नो, क्योंकि कई बार आप दबाव डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गेम्समैनशिप भी कही जा सकती है। लेकिन एक बात तय है कि कई बार इट्स अ गुड टॉस टू जी, जब आपको पता नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसे पिचेस आते हैं जब तक दोनों कप्तानों को अंदाजा नहीं होता कि बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी, तो वो उस समय गुड टॉस टू लूज हो जाता है। तो हो सकता है विराट के लिए, लेकिन चिंता का विषय कि अगर धीमी पिच है, टर्न होने वाली पिच है, तो फिर निश्चित रूप से आरसीबी के लिए। चलिए, तो गो ग्रीन यानी कि हरी जर्सी में आज उतर रही है तमन्ना आरसीबी, और शुरुआत कम से कम अच्छी राजस्थान रॉयल्स के लिए हुई है, टॉस वो जीते हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि विराट जो चाहते थे वो उनको मिल गया है, यानी अभी तक सब कुछ इवन सा चल रहा है, 50-50। तो फटाफट नजर भी डाल लेते हैं कि पावर प्ले में आज क्या हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो प्रेडिक्ट करेंगे। 54 रन यानी कि 54 से कम बनेगा या 54 से ज्यादा बनेगा। पिच रिपोर्ट भी हमने आपको बता दी। पहले 6 ओवर में विराट, फाफ डु प्लेसिस ओपन करेंगे, ये भी आपको ज़हन में रखना है, और सामने ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा होंगे, ये भी आपको ज़हन में रखना है। तो ऐसे में मनोज भाई शुरुआत आपसे ही कर लें, आप मुस्कुरा रहे बड़ा धीमे से, अब मुझे लग रहा है कुछ आपके स्पेशल कमेंट आने वाले हैं। 54 से कम बनने वाला है, 54 से ज्यादा? देखिए, बेस्ट बॉलिंग वर्सेस बेस्ट बैटिंग है इस वक्त जो शुरुआत मैच में है। जी, तो अब उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और मुझे लगता है 54 से तो ऊपर बने। हाँ, मगर क्या 200 टच करेंगे या नहीं, वो बात की बात है। जी, तो पहला तो मैं कहता हूँ कि 54 के आसपास बनेंगे। 54 के आसपास, मतलब ऊपर नहीं जाएगा 54 से, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जा 54 भी से ऊपर सकता है, कह रहे जिस तरीके से उनका शुरुआत ये हमला होगा। तो मनोज भाई का प्रेडिक्शन 54 से ऊपर बनेगा। अशोक भाजी? देखिए, बैक टू डिफर, क्योंकि उनके पास 2 बेहतरीन तेज गेंद, ट्रेंट बोल्ट जो शुरुआती झटके देते हैं, और संदीप शर्मा जिनको इस तरह का पिच काफी आसान हो रहा है। तो हो सकता है कि 50 से भी कम रन बने। मैं सॉरी आपकी, हाँ बिल्कुल 50, क्योंकि अगर बॉल कैरी नहीं करता, ऑफ द पिच नहीं आता, तो फिर परेशानी में आ सकती है, और 50 से कम रन। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। हाँ, तो हो सकता है वो अपना स्पिन अटैक भी जल्दी पहले इंट्रोड्यूस 6 करें। ओवर में अश्विन डाल सकते हैं बॉल, बिल्कुल। और अश्विन वर्सेस विराट वो चलता रहता है मामला, थोड़ा और टसल भी देखने को मिलती है। अश्विन का भी होम ग्राउंड है। जी, और संदीप शर्मा के बारे में क्योंकि चर्चा हो रही, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, आईपीएल हिस्ट्री में विराट कोहली को सबसे ज्यादा आउट करने वाले बल्लेबाज अगर कोई है तो वो संदीप शर्मा है। शोकीबाजी 8 बार आउट किया उन्होंने। हालांकि वो जब उनका इंटरव्यू कल मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा यार 3-4 बार तो मैं लकी था, क्योंकि तब इनिशियली क्योंकि वो कोई पंगा नहीं लेना चाहते, एकदम मनोज भाई वाले एकदम उसमें थे कि नहीं पंगा नहीं लेना है भैया, आउट कर लेंगे देन बोलेंगे। तो आज क्या 13वां तो नहीं हो जाएगा कहीं? अब मैं नहीं जानता हूँ किसकी 13वीं होने वाली है, लेकिन 13वां के सबसे बड़ी बात है कि विराट को इस तरह की बॉलिंग पसंद नहीं आती, जो बॉल आता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए तब वो जंप आउट करके खेलते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें विकेट गंवाने की संभावना रहती है, क्योंकि वो फिर अपना प्राकृतिक खेल नहीं खेलते, अपने अंदाज से नहीं खेलते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा संभल कर खेलना, क्योंकि आपके पास डु प्लेसी है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है, आप अपना खेल खेलिए, 20 ओवर खेलने की कोशिश करिए, और 200 का आंकड़ा, 200 का स्ट्राइक रेट भी है फाफ डु प्लेसिस का ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट में, और संदीप शर्मा के अगेंस्ट अगर बात करें, और विराट का 130 का ही रह जाता है जब संदीप और एक साथ गेंदबाजी करते। पाजी, संदीप उन गेंदबाजों में से एक है मनोज भाई जो गेंद को स्विंग करते हैं, थोड़ा स्विंग मिलेगा आपको, लग रहा है हाथ में होता है स्विंग, कहते हैं हवा के भरोसे होना नहीं चाहिए जाता। ये बहुत गर्मी है, और मैं समझता हूँ जो स्विंग है वो हवा में होता है, और जब भी स्विंग होता है विराट कोहली को प्रॉब्लम आती है। तो चलिए, प्रॉब्लम किसको आएगी आज इस मैच में वो देखना होगा, लेकिन एक ऐसा मेहमान है हमारा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब तो आप गेस कर जाएंगे, बताइए सर। क्रिकेट मास्टर कोको। क्रिकेट मास्टर कोको, प्रिडिक्शन मास्टर कोको, क्योंकि इनके जो प्रिडिक्शंस है ना वो सटीक है। #AskCoco पर आप भी उनकी प्रिडिक्शन जान सकते हैं। तो बिना देर किए आप स्वागत कीजिए कोको का, क्योंकि वो भी बेताब है स्टूडियो में आने के लिए।
तो देखिए कोको आ गए हैं और कल मनोज जी ने कहा था कि मैं इसकी बॉडी लैंग्वेज देखूंगा। आज तो सर इसकी बॉडी में हर रंग है, आज तो ग्रीन भी है आपका और राजस्थान का भी है। और आज बहुत कैजुअल लग रहा है ये, बहुत क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है कि जितनी भी प्रिडिक्शन है इसकी आज तक की राइट हुई है। राइट हुई है, और तो वो इसीलिए कह रहा है केयर, आई डोंट केयर अबाउट यू। चेतन जी को मिस कर रहा है लेकिन ये देखिए शुक्रिया जी, आपके सामने तो पहली बार आज हमारे क्रिकेट मास्टर का दर्शन हुआ। आपको बता दें कि इनका जो स्ट्राइक रेट है वो इस समय 98 के आसपास चल रहा है, यानी कि 100 में से 98% वो सही होते हैं। 2 मैचेस या 3 मैचेस हैं जहां पे इनकी प्रेडिक्शन नहीं सही हुई। वो इसलिए भी हुई कि मौसम की वजह से देर में मैच शुरू हुआ और शायद वो टेलीपैथी नहीं हो पाई थी। तो ये भी एक रीजन है। देखिए अपने मूड में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी प्रेडिक्शन अब से थोड़ी देर बात करेंगे। जैसे ही तमन्ना यहाँ पर काउंटडाउन देती है, इनका प्रेडिक्शन वाला जो भूमिका वो शुरू हो जाती है। हाँ तो चलिए बिना देर किए हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार आज की क्या प्रेडिक्शन रहेगी कोको की, तो देखते हैं। कोको है आरसीबी की तरफ, यानी कि कोको का कहना है कि मैं हरे हरे मैदान में उड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं आरसीबी के साथ जाना चाहता हूं। तो आरसीबी आज जीतेगी या नहीं ये आप देखेंगे क्रिकेट ज्ञान पर ही, लेकिन कोको के प्रेडिक्शन से कितने लोग सहमत हैं यहाँ? मैं तो बहुत क्योंकि मैं तो आरसीबी के साथ ही हो गया हूँ। सर आप? देखिए मेरे को चिंता का विषय ये है कि कोको क्रिकेटर से ज्यादा अक्लमंद दिखाई दे रहा है। तो मैं उसके विपरीत जाना चाहूंगा और मैं शायद राजस्थान रॉयल्स की तरफ जाना। चेतन जी ने भी कुछ ऐसे ही चैलेंजेस, सोफा छोड़ के भागना पड़ा। और आज देखिए मनोज जी बैठे इसलिए कोई चैलेंज नहीं ले रहे हो, क्योंकि इतने ज्यादा चेतन जी गलत हो उनको भागना पड़ेगा। 98% ये कुछ तो है दम, कुछ तो दम है। फोन इतने आने शुरू हो गए हैं कि वो क्रिकेटर से ज्यादा सहना है, ये तो सब मानने वाली बात है। चलिए तो क्योंकि अब विराट और फाफ डु प्लेसिस ओपन करेंगे, ये बात तय है। संदीप शर्मा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट आप देख रहे हैं, हमने प्रेडिक्शन भी आपसे ले ली। विराट की स्पेशली रणनीति आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट भी। मनोज भाई क्या स्ट्रेटजी उनकी होगी? हालांकि पिच के बारे में आपने सुन लिया, थोड़ा ड्राई है, थोड़ा स्लो साइड में है। देखिए मेन अगर उनके पास 3 या 4 ही अच्छे बल्लेबाज हैं तो एक को लंबी बारी खेलने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अच्छा एक्सपीरियंस है सब लोगों के पास, जितने भी अगर 4 बैट्समैन बोले जाते हैं। तो ये है, डिपेंड करता है कि विराट एज ए कैप्टन 9 किस तरीके से खेलते हैं और अपने जो तीखे बल्लेबाज हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि भाई क्या आप राजस्थान रॉयल्स क्योंकि नंबर 1 पे हैं और जिस तरह से टॉस जीतने के बाद एक ओवर कॉन्फिडेंट, अगर हम पिच रिपोर्ट पे जाए तो लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंट फैसला है। उनको पता है कि हमारे बटलर, यशस्वी जायसवाल, हेटमायर, संजू सैमसन, हमारी जो चौकड़ी है ये चेस कर लेगी कितना भी बड़ा टारगेट हो। ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ी लग रही टीम, आपको लग रहा नहीं वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने मैक्सवेल है वो चाहे विराट हो। राजीव वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं क्योंकि उनकी ताकत है, क्योंकि मैचेस रन जितने मर्जी बनाओ मैचेस बॉलर जितवाते हैं और गेंदबाजी राजस्थान के पास बहुत बेहतर है। और फिर अगर शुरुआती झटके, क्योंकि 3 ही बल्लेबाज, आप माने या ना माने, अगर डुप्लेसी जल्दी आउट हो जाते तो फिर विराट को ये नहीं समझ आता कि अब किस अंदाज से खेलें, क्योंकि मैक्सवेल का कोई भरोसा नहीं है। किस दिन चलेगा किस दिन नहीं चलेगा, वो लॉटरी, बड़ी सच्ची सी बात है। लेकिन तो परेशानी ये है कि विराट को 20 ओवर खेलने हो, क्योंकि डुप्लेसी अपने अंदाज से, अगर डुप्लेसी चल निकलते हैं विराट का काम आसान हो जाता है और फिर मैक्सवेल का बल्ला भी बोल सकता है। लेकिन अगर डुप्लेसी आउट हो जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि धुरी जो है वो डुप्लेसी जिसके इर्द गिर्द पूरी आरसीबी। मनोज भाई थोड़ा आपको लगा ना जब ऑक्शन हुआ, मेगा ऑक्शन, थोड़ा सा यहाँ काम नहीं किया आरसीबी ने? मिडिल ऑर्डर जिस तरह से खाली नजर आ रहा है उसको देख के ये लगता है कि टॉप 3 आपने आउट कर लिया तो आपने ऑलमोस्ट मैच जीत लिया है। तो ये, और लगभग हर मैच में ऐसे होता है। 74% रन जैसा कि मैंने आपको बताया विराट, मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस के हैं। देखो पिछले 12 साल से वो बेस्ट टीम अगर खड़ी भी कर रही हैं तब भी वो जीते नहीं है आईपीएल। तो वहाँ कहीं ना कहीं तो कमी है, चाहे उनकी वे ऑफ थिंकिंग हो कि किस तरीके से टीम बनाई जाए या कप्तानी में प्रॉब्लम्स हो। तो ये एक देखा गया, ये इनका रिकॉर्ड जो बोलता है, ये कितनी भी अच्छी टीम ले लेते हैं मगर ये हार जाते हैं। शुरुआत अच्छी करते हैं, एंड में नीचे चले जाते हैं। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या पता कुछ सीख मिल गई हो इनको। और रिकॉर्ड तो हमारे चेतन शर्मा जी का भी बिल्कुल अच्छा है सिलेक्टर का सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि जो वो सिलेक्ट करते हैं अपनी टीम वो काफ़ी हद तक सर सटीक बैठ रही है। और आज हमने सोचा क्यों ना आप दोनों का भी टेस्ट ले लिया जाए। तो आप अपनी टीम बना के आए सर?
नहीं, आज मैं टीम बना के दूंगा और फिर नंबर्स लूंगा इन लोगों से कि अशोक पाजी और मनोज भाई कितना नंबर देते हैं जो हम टीम बना रहे हैं। तो चलिए फटाफट सेलेक्टर के सिलेक्शन में आज मैं अपने आप को सेलेक्टर बना रहा हूं और मैंने जो 6 खिलाड़ी चुने उनमें विराट कोहली हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, मोहम्मद सिराज। मैंने फाफ डु प्लेसिस को इसलिए नहीं रखा कि थोड़े इंजर्ड थे और मुझे शायद मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो बैटिंग करने आएंगे या नहीं, बट एज ए इम्पैक्ट प्लेयर वो खेल रहे हैं। फिर यहाँ पे संजू सैमसन, शिमरन हेटमायर और रविचंद्रन अश्विन, ये मेरे प्लेयर्स हैं जो आज के मैच में ढेर सारे पॉइंट्स आपको जिता सकते हैं अगर आप फैंटेसी के लिए अपनी टीम बना रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं। इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो थोड़ा सरप्राइज होंगे क्योंकि मैंने आज यजुवेंद्र चहल को यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर रखा है क्योंकि मुझे लग रहा है स्लो विकेट है और जिस तरह से पिच का प्रेडिक्शन है हो सकता है आज बड़ा रोल यजुवेंद्र चहल प्ले करें। तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्लेयर पे ही एक एक रिएक्शन आप लोग का लेते हैं मनोज भाई। एक तो ड्राई सरफेस, लेग स्पिनर, और दूसरा कि उनको आरसीबी को दिखाना कि आपने मुझे छोड़ा गलत है। पिछले 2 साल से मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ, आज मैं हाईएस्ट विकेट लूंगा। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे स्पिनर हैं और बहुत कॉन्फिडेंट और यहाँ से बड़ा है मामला, यहाँ से बड़ा है। और देखिए, जिस आदमी को पता है कि किस तरीके से चैलेंज लेना है, चाहे उनके सामने कोई भी बल्लेबाज हो, और वो घबराते नहीं है, बेशक पिटाई हो मगर वो विकेट लेके देते हैं और मुझे लगता है कि दैट इज द राइट चॉइस। आप भाजी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे? अब बिल्कुल इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अच्छे हैं, लेकिन मेरे को ना जाने क्यों लगता है कि शायद ट्रेंट बोल्ट बेहतर होंगे क्योंकि पहले 3 ओवर में एक नहीं, हमने उनको तो रखा हुआ है ऑलरेडी। आपको एक प्लेयर ऐसा चुनना है जो हमने जो 6 रखा है, आप उनमें से कोई एक खिलाड़ी इम्पैक्ट प्लेयर चुन सकते हैं। मैं फिलहाल गो फॉर यशस्वी जायसवाल। चलिए, तो और बाकी जो हमने 6 नाम दिखाए उसमें आप कितने सहमत हैं? उसमें देखिए, मैं आई विल मैक्सवेल की बजाय डुप्लेसी डेफिनेटली डुप्लेसी। और फिर बाकी शायद आपने बिल्कुल सही पिक किए हैं और बहुत बेहतरीन सिलेक्शन है आपके यहाँ, क्योंकि मैं सिलेक्टर रहा हूँ इसलिए मैं आपकी तारीफ कर सकता हूँ कि आपने बिल्कुल बेहतरीन। मैं एक्चुअली चीफ सिलेक्टर की भूमिका में था, चेतन जी है नहीं तो मैंने कहा थोड़ा और दिमाग लगाना चाहिए। आप कैसे देख रहे हो जो 6 प्लेयर्स हमने चुने हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक चुने हैं और मैं समझता हूँ कि यही एक इम्पैक्ट प्लेयर में से इनमें से भी कोई अच्छा कर सकता है। और मुझे जो लगता है विराट कोहली पे मैं हमेशा कॉन्फिडेंस रहता हूँ कि जब वो चलते हैं तो एक तरफा मैच जितवाने की क्षमता रखते हैं। बटलर का बड़ा शानदार रिकॉर्ड आरसीबी के अगेंस्ट है, तो हम लोग बड़ी आरसीबी की बैटिंग की बात कर ली, बट आरआर के लिए बटलर ने जो किया है और खासतौर से चिन्नास्वामी और आरसीबी के खिलाफ बेहद कमाल है। 153 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है आरसीबी के खिलाफ, वो 412 रन उन्होंने बनाया है इस ग्राउंड पे, जो ये दिखाता है बटलर किस तरह से डोमिनेट करते हैं जब वो बेंगलुरु पहुंचते हैं। देखिए, बेंगलुरु का वेदर उनको रास आता है, माहौल अच्छा लगता है। कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं जहां आप जाते ही आपको लगता है कि आप रन बनाएं, और शायद बेंगलुरु उनको बिल्कुल अच्छा लगता है। और ऐसा, और फिर अगर मैं कहूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की गेंदबाजी उनको बहुत रास आती है, क्योंकि गेंदबाजी ऐसी है जी। लेकिन चहल के बारे में क्योंकि हमने इम्पैक्ट प्लेयर सुना, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने अचानक ज़हन में आया, 67 मैचों में 67 विकेट है राइट हैंड बैट्समैनों के खिलाफ, यानी राइट हैंड बैट्समैनों के खिलाफ वो बहुत डोमिनेटिंग गेंदबाजी करते हैं T20 में। बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट हैंडर तो इजी पिक कर लेते हैं तो ये तो एक होता ही है। देखिए, जहां पर भी एक अच्छा लेफ्ट हैंडर आता है तो लेग स्पिनर्स को प्रॉब्लम आती है हमेशा। और जैसे शौकीपा बैठे हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई किसी भी स्पिनर से। ऐसा था पाजी? पाजी भी स्वीप अच्छा मारते थे? नहीं, हमको स्वीप आता ही नहीं था। अच्छा, अब उससे स्वीप मारने से अंपायर आउट दे देते कि आड़ा मारा है। मनोज, आप स्वीप खेलते थे कि नहीं? आप स्वीप शॉट खेलते थे? मैंने कभी नहीं खेला। नहीं। क्योंकि मैंने जितना खेलना था वो टेस्ट क्रिकेट से पहले ही खेल लिया। और जब आप किसी ऐसे मंजे हुए बैट्समैन को आउट कर देते हैं तो मतलब रात को ऐसे फील होता है राजा की तरह, अरे मेरे से अच्छा प्लेयर तो कोई है नहीं, ऐसा फील होता है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगले दिन कोई ऐसा भी मिल जाता है जो सारे सपने भुला देता है आपके। क्योंकि आपको कभी ऐसा गेंदबाज मिला जिसने ये फील कराया कि भैया अगले दिन भी खेलना है, आराम से इसको टैकल किया जाए? देखिए, 83 में वेस्ट इंडीज टूर ऐसा था जहाँ 6 बाउंसर आ रहे थे राउंड द विकेट, तो वो उल्टी गिनती चल रही है, 18 दिन रह गए, 16 दिन रह गए, 17 दिन रह गए, तो वो एक ऐसा माहौल था। बॉलर्स याद है आपको 83 वाले? हाँ, मार्शल, होल्डिंग, गार्नर, रॉबर्ट्स, नाम ही काफी। क्योंकि तेज गेंदबाजों की बात हो रही तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मैच से जुड़ा आपको बता दें, ट्रेंट बोल्ट ने इस सीजन में पावर प्ले में 5.76 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की और 5 विकेट लिए, यानी ट्रेंट बोल्ट का रोल
आज के मैच में मनोज भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर राजस्थान को रोकना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले पावर प्ले में। देखिए ट्रेंट बोल्ट एक ऐसा बॉलर है जो वर्ल्ड फेम बॉलर है और क्या कॉन्फिडेंस से बॉल करते हैं वो, चाहे कैसा भी बैट्समैन हो। और रही बात उनके स्विंग की, देखिए डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है, मगर ऐसे बॉलर्स वेदर के हिसाब से बॉल नहीं करते, मोहताज नहीं होते। मोहताज नहीं होते। वो उनको जो कॉन्फिडेंस है वो लाइन एंड लेंथ चेंज भी करते हैं। तो यही एक अच्छा चैलेंज है दोनों के लिए, अच्छा बैट्समैन और ट्रेंट बोल्ट, विराट कोहली वर्सेस ट्रेंट बोल्ट। कुछ इसी तरह का मुकाबला सिराज वर्सेस जायसवाल और बटलर होने वाला है। बहुत अच्छे फॉर्म में, पिछले मैच में 4 विकेट, और इस सीजन में जो पावर प्ले में उनका इकोनॉमी रेट तो 5 से नीचे है, यानी पहले 6 ओवर में रन ही नहीं देते वो। बिल्कुल, अगर आप देखिए ट्रेंट बोल्ट और सिराज की जो मानसिकता है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों पिटने से नहीं डरते, विकेट लेने की कोशिश करते हैं। उनका जो स्ट्रेंथ है कि विकेट लेते हैं शुरुआती झटके देके, जिसके चलते ये सफलता मिलती है। और फिर दे आर अटैकिंग बॉलर्स, दे आर नॉट डिफेंसिव बॉलर्स। जो सबसे अहम बात है, जो सिराज को मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है कि वो आप अब चौके मारते रहिए, लेकिन वो फिर शेर की तरह आपके सामने आता है कि भाई अब मार के दिखा, अब मार के दिखा। और वही अवस्था ट्रेंट बोल्ट की है। आप इक्का दुक्का बाउंड्री मार सकते हैं, लेकिन वो विकेट लेने के लिए ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर विकेट। क्या मनोज भाई शमी के बाद सिराज दूसरे बेस्ट ऑप्शन है इंडिया में विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पे अगर देखें तो? जिस तरीके से वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं मुझे लगता है, और डिपेंड करता है कि फिटनेस लेवल क्या है। शामी एक ग्रेट बॉलर साबित हुए हैं इंडिया के लिए, बहुत ही जब जब उनको यूटिलाइज किया गया है उन्हें परफॉर्म किया है, और ऐसे ही शेराज अगर चलते रहे तो बड़ा अच्छा इनका फ्यूचर होगा। शोकी बाजी एक और गेंदबाज इस पर चर्चा करनी चाहिए, हसरंगा। जब से आए थोड़ा सा उन्होंने वैल्यू ऐड किया है आरसीबी के लिए। ये हसरंगा वर्सेस आप देख रहे हैं चहल, ये भी मुकाबला 2 लेग स्पिनर्स, अच्छी पिच जहाँ पे स्पिनर्स के लिए कुछ है। उंगलियां खुजली हो रही होंगी थोड़ी कि यार बॉल डालने को मिला ऐसी पिच पे। देखिए, और हसरंगा को सेकंड हाफ में बॉलिंग करनी है, सेकंड हाफ में थोड़ा और थोड़ा रफ हो जाएगा। स्पाइक अपना काम कर चुके हैं, काम कर चुके होंगे स्पिनर्स को। लेकिन परेशानी ये है कि हसरंगा विकेट जरूर लेते हैं, लेकिन काफी महंगे साबित जी होते हैं, जी, क्योंकि उनके पास वो लेग स्पिनर नहीं, वो गुगली और टॉप स्पिनर में ज्यादा रवि बिश्नोई टाइप कुछ और क्योंकि जब यजुवेंद्र चहल वो गुगलीज भी करते हैं, लेग स्पिनर्स भी करते हैं, और फिर उनको अंदाजा है। और जैसे आपने कहा कि कलेजा उनका काफी बड़ा है, जो कई बार हसरंगा को थोड़ा मैंने झिझकते हुए देखा। मनोज भाई, क्योंकि आप फास्ट बॉलर रहे हैं, स्पिनर्स की बात हो रही है, स्पाइक्स की बात हो गई, कभी आपको भी बोला गया कि जाके थोड़ा बना दे यार, थोड़ा मिलेगा? मैं यहाँ अब तो बोल सकता हूँ। नहीं होता था कभी कप्तान आके बोलता है थोड़ा भाग जाए एक बार अंदर जरा हल्का सा, या कभी बैट्समैन को बोला गया, जैसे विराट आज देख रहे हैं ड्राई पिच है, क्या विराट फाटो प्लेस में कोई एक हाफ स्पाइक पहन के आ जाए और भाग जाए एक बार, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, वो तो देखिए ऐसे प्लेयर्स के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि ये उस लेवल से बहुत ऊपर तो नीचे वालों से करवाएंगे। नीचे वाले कर सकते हैं, नीचे वालों से किया जा सकता है और होता रहा है। अच्छा, होता रहा है कई बार। आपको कभी बोला गया मनोज भाई कि आप जाके थोड़ा विकेट वो कर दे? नहीं, मैं तो कप्तान होता था। अच्छा, दिल्ली का, तो मैं तो कहता था कि भाई फेयर गेम खेलो, मगर अगर जहां मौका मिला कर दो। हमारे एक विकेट कीपर थे, तो उनको हमारे राजेंद्र गोयल गेंदबाजी करते थे। जी जी, तो हमारे कप्तान उसको बोलते हैं चल कूद गया, अपील करने के लिए बैट्समैन के सामने कूदता था, और वो ऐसे घूम घाम के अंपायर उसको डांटता था, और एक कप्तान भी बोलता है क्या कर रहा तुम, फिर उसको थोड़ी देर बाद फिर जाना। तो ये काम होते हैं। लेकिन एक गेंदबाज के लिए तो चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब एक बैट्समैन देखता है कि ऐसा कर रहा है, आप मान लिया आपको बैटिंग करने आना है सेकंड टाइम में, तो आप तो अपनी फील्डर को डांट रहे हो, भैया कर क्या रहा है यार, तो मेरे को भी खेलना है इसी ट्रैक पे आके। तो ये मुश्किल तो होती है आपके लिए भी? देखिए, मुश्किल जरूर होती है, लेकिन कहते हैं ना कि प्रोफेशनल हैजर्ड जी, आपको इसके थ्रू निकलना होता है, क्योंकि जब लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी करता है तो राइट हैंडर के सामने फुट मार्क्स बन जाते हैं, तो फिर आपको झेलना तो पड़ता है। और आजकल तो सब स्पाइक्स डाल के खेलते हैं, हमारे टाइम में तो रबर डाल के खेलते थे या हाफ स्पाइक्स, अब तो फुल स्पाइक्स डाल के खेलते हैं, तो अब वो ऐसा मसला रह नहीं है। अच्छा, जब ग्राउंड में कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ या आज अपना दिन नहीं है, आप दोनों से मेरा सवाल है, ड्रेसिंग रूम में क्या हलचल होती थी और डर लगता था ड्रेसिंग रूम में जाने से? नहीं, कई बार तो ऐसा जब मनोज भाई होते थे तब बाकी खिलाड़ी डरते थे, ये पूछना चाहिए कि ड्रेसिंग रूम में है तो जाएंगे नहीं अंदर। एक वाकया मुझे याद आया, मैं खेल रहा था, सनी भाई कप्तान थे, तो ओपनर थे सुनील गावस्कर एंड रमन लांबा।
तो रमल लांबा ने सुनील गावस्कर साहब को रन आउट करा दिया। सुनील गावस्कर साहब को रन आउट करा दिया, तो जैसे ही सुनील गावस्कर साहब ड्रेसिंग रूम में आए, बैट फेंका, मैं खड़ा था तो मेरे बैट यहाँ से निकल के गए, तो मैं थोड़ा पीछे हो गया, तो बोलते वेयर इज मनु, वेयर इज मनु। मैंने कहा यस सनी भाई। कहते ओपनिंग नेक्स्ट मैच। यानी कि रमल लांबा ड्रॉप। अब रमल लांबा मेरा रूममेट, मैंने कहा रमन, कहते क्या हुआ ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ? मैंने कहा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहते बोला क्या? कहते यू आर ओपनिंग नेक्स्ट मैच। कहते तू मना कर दे। मैंने कहा किसको मना कर दूं? तो ऐसे वाकया हुए हैं जो अनबिलीवेबल होते थे। आपके साथ सर ऐसा कोई? देखिए ऐसे बहुत से वाक्य हैं। मेरे को एक छोटा सा याद है कि हम ईरानी ट्रॉफी खेल रहे, तो मैंने कपिल, जैसे आजकल विराट को नहीं पता है, रोहित को, कि कौन डोमेस्टिक खेल रहे, तो अजहर नए नए आए थे, तो एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो मैंने कहा कि अजहर को खिला ले, लंबी रेस का घोड़ा है। तो अजहर बेचारा गया बैटिंग करने, पहली बॉल बोल्ड हो गया। मेरे को अभी तक याद में पैड कर रहा था बहुत कपिल लंबा सर, खेल। चल तेरे लंबी रेस का घोड़ा आउट हो गया। आज वही अजहर है और वही कपिल है। यानी कि उस जमाने में प्रिडिक्शंस होती थी कि लंबी रेस का घोड़ा, और वो नहीं चले उस नहीं, और कुल मिला के हम लोग को शोकीबाजी संकेत दे रहे कि बैंगलोर के मिडिल ऑर्डर को ज्यादा मत बोलिए। पता है दिनेश कार्तिक में आके रहना अभी नीचे, या शाबाश इम्पैक्ट प्लेयर। हाँ इम्पैक्ट नहीं, आप दिनेश कार्तिक को छोटा नहीं समझ सकते। नहीं, मैं कद की बात कहाँ कर रहा था? वो धोनी से बड़ा है। धोनी से बड़े हैं, धोनी से बड़े हैं, ये इसमें तो कोई शक नहीं। समझ आई धोनी से क्यों बड़े हैं? सबसे पहले उन्होंने उनसे पहले करियर शुरू किया अपना इंटरनेशनल। ओके। अच्छा, ये भी बड़ी विडंबना है, हम यहाँ पर आंकड़ों की बात करते हैं हम, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी बोलते हैं कि आंकड़ों में कुछ नहीं रखा क्रिकेट में। आप उस दिन ही मैच खेलते हैं और वही डिसाइड करता है, आखिरी गेंद में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर आंकड़े क्यों इतने मायने रखते हैं? मतलब गेम तो उसी दिन का है ना। नहीं, आंकड़े ना हो तो ये पता नहीं ये क्या बोलेंगे? हाँ, लड़ेंगे कैसे हम? हाँ, तो आंकड़े तो ये तैयार करके आते हैं। कुल मिला के जेंटलमैन गेम है ही नहीं, ना यहाँ पे ना वहाँ पे। जेंटलमैन गेम तो मैं कह रहा हूँ ना, हमेशा से ही था, मगर जेंटलमैन नहीं है। खेलते नहीं है जेंटलमैन की तरह। देखिए अब है प्रोफेशनल और इतना पैसा इन्वॉल्व है, तो आप ये सोचो कि आप किस तरीके से इस पायदान तक पहुंचेंगे, तो किसके ऊपर कैसे चढ़ना है, अब वो शुरुआत हो गई। बिल्कुल। तमन्ना क्लोज कर एक छोटा सा रिएक्शन चाहता हूँ, लाइटर नोट। अगर आज अश्विन विराट कोहली को मार्केट करते हैं तो कैसा रहेगा आज? बोलिए जी। एक और इतिहास रचा जाएगा। क्योंकि उनके हिसाब से बड़े दिन से वो कह रहे हैं कि ये रूल सही है, गेंदबाजों को पूरा हक है कि वो रन आउट करें। पर अब तो रूल बन गया है, अब तो रन आउट नहीं, और अश्विन तो मतलब छोड़ेंगे नहीं किसी को, मुझे लगता है। अगर कोई भागा तो अब तो उनके गेंदबाजी करते हुए निकलता भी नहीं है वैसे भी। उनका पूरा मौका है, क्योंकि वो पहले पावर प्ले में बॉल डालेंगे जी, और पूरा एम करेंगे कि अगर कहीं विराट ने गलती करी तो चलिए आज कौन गलती करता है और किसके गलती का हिसाब मिलता है, ये आपको क्रिकेट ज्ञान पे बताएंगे। लेकिन इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं और इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब ऐसे दिग्गजों से हम लोग बातचीत करते हैं, और ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इससे भी ज्यादा एंटरटेनिंग और इससे भी ज्यादा ज्ञान आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, देखते रहना है क्रिकेट ज्ञान, जहां मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान। बाय बाय। अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले।